नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में दो अहम मुद्दों को लेके आया हूं। दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को लेके संसद के अंदर अभी भारत सरकार से तीखे सवाल पूछे गए, जिन सवालों का जवाब भारत सरकार को देना पड़ा। और सवाल इतने तीखे थे कि अगर देश का वित्तीय अवस्था अगर सुधर चुकी है तो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आप कब देंगे, इस तरीके से सवाल किया गया, जिसमें भारत सरकार का जवाब आया है। जवाब में एक खास बात है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को लेकर एक पॉजिटिव साइन की ओर इशारा करता है। आगे इसका ब्यौरा दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सैनिक पाठशाला का व्यूअर होने के नाते, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े होने के नाते आज आपको फक्र महसूस होगा, क्योंकि आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था। ये वाला जो वीडियो आप देखिए, ये 24 जुलाई 2025 का वीडियो है। इस वीडियो के जरिए मैंने एक मुद्दा उठाया था, एक जानकारी आपको दी थी। अब यह मुद्दा भारत के संसद में गूंजा है दोस्तों, और सैनिक पाठशाला से उठाया गया मुद्दा अगर संसद में गूंजता है भारत के, तो सैनिक पाठशाला की विश्वसनीयता के ऊपर मुहर लग जाती है। आपको भी फक्र महसूस होगा सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े होने की वजह से, क्योंकि सैनिक पाठशाला का मुद्दा संसद में गूंजा है दोस्तों। चलिए आगे इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सामने के ये जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे व्यूअर्स से मेरा स्पेशल आग्रह है, क्योंकि सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले दिनों में आपको वीडियोस निरंतर देखने को मिलेंगी और भरोसेमंद जानकारियां आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले, वाह गजब जो जानकारी सैनिक पाठशाला ने दी, अब वो मुद्दा गूंजा भारत के संसद में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सैनिक पाठशाला ने 24 जुलाई को आपके साथ एक जानकारी साझा की थी, आगे वो भी दिखाऊंगा। और वो मुद्दा अब भारत के संसद में गूंजा है, राज्यसभा में गूंजा है। जी हां, सरकार पर दबाव, पेंशनर को कोर्ट न जाना पड़े, सरकार उठाए कदम। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जो मैंने 24 जुलाई 2025 को आप सबके सामने रखा था, एक जानकारी दी थी। अब उससे जुड़ी हुई जानकारी संसद के पटल पर भारत सरकार से मांगी गई है। जी हां दोस्तों, चलिए 24 जुलाई वाला जो मेरा वीडियो था उसके कुछ अंश आपको मैं दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। 37 साल बाद न्याय। जी हां दोस्तों, एक 1988 के रिटायरी जिनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया गया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने अब आदेश सुना दिया, स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। माननीय एएफटी का ये बेहद ही ऐतिहासिक फैसला है, 16 जुलाई 2025 का फैसला है, जिस फैसले में माननीय कोर्ट ने एक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर का पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में कन्वर्ट करने का आदेश सुना दिया। जी हां, अगर कोई डिसेबल्ड पेंशनर है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपकी मृत्यु डिसेबिलिटी में जो बीमारी है उसकी वजह से होती है तो आपके फैमिली को भी स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक केस था जिस पर ये देखिए 1988 के ये रिटायरी थे, रिटायर होने के तुरंत 20 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जिस वजह से रिटायर हुए थे, जिस वजह से उनका डिसेबिलिटी था, उसी डिसेबिलिटी के कारण से उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको स्पेशल फैमिली पेंशन लागू था उनके फैमिली को, लेकिन उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया गया था। तो चलिए पेंशन रेगुलेशन को देखते हैं दोस्तों। पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 2008 आप देख पा रहे हैं। अब इसी में वो रूल है जिसका पेज नंबर 56 में हमें पहुंचना पड़ेगा, 56 नंबर पेज में है। चलिए वहां पहुंचते पहले ये 56 नंबर पेज देखिए। स्पेशल फैमिली पेंशन प्रावधान क्या है ये देखिए। स्पेशल फैमिली पेंशन किनको लागू है, यानी कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो सर्विस के दौरान शुरू हुई हो, या ऐसा कोई घाव चोट है जो सर्विस के दौरान लगी थी और वो एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल हो, तो अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाए, देखिए प्रोवाइडेड दैट द सर्विस पर्सनल हैड रिटायर्ड डिस्चार्ज अदरवाइज देन वॉलंटरी एट ऑन रिक्वेस्ट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इन कंडीशनों में लागू नहीं होगा
बाकी कंडीशनों में लागू होगा। और दोस्तों पेंशन डबल हो जाएगा। मैंने डिसेबिलिटी पेंशनर के, फैमिली पेंशनर के बारे में जानकारी दी थी कि अगर आप डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको मिल रहा है और जिस बीमारी की वजह से या जिस चोट की वजह से आपको डिसेबिलिटी मिल रहा है, उसी की वजह से अगर पेंशनर की मृत्यु होती है तो फैमिली पेंशनर को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नहीं, स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। इसको लेकर के मैंने जानकारी दी थी। अब यही मुद्दा, इसी कोर्ट केस का मुद्दा, जिस कोर्ट केस के मुद्दे को मैंने आपको समझाया, वो संसद में सवाल के तौर पर पूछा गया है। जी हां, अभी अभी आया है भारत सरकार की तरफ से उसका जवाब। चलिए सवाल और जवाब का ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय से आया हुआ एक सवाल जवाब का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। भारत के संसद में, राज्यसभा के अंदर रक्षा मंत्रालय ने जो सवाल का जवाब दिया है, इस सवाल जवाब से सैनिक पाठशाला की विश्वसनीयता के ऊपर मुहर लग जाती है। जी हां दोस्तों, सैनिक पाठशाला जो मुद्दे उठाता है वो मुद्दे जा करके भारत के संसद में भी उठे तो आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े होने का मतलब समझिए, आप सही प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं दोस्तों। जी हां, आप सबने जैसे समझा कि सैनिक पाठशाला ने आज से कई दिनों पहले ही 24 जुलाई 2025 को जो मुद्दा उठाया था, जिस जानकारी को आप सबके सामने रखा था, अब वही मुद्दा संसद के पटल पर गूंजा है दोस्तों। जी हां, सामने आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्रालय का सवाल जवाब का ब्यौरा, जिसमें भारत सरकार से सवाल किया है श्री रामजी लाल सुमन जी ने। और यह सवाल उन्होंने क्या किया, देखिए, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 37 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय ने राजपूताना राइफल्स में कार्यरत रहे ऑनरेरी कैप्टन हरि सिंह परमार की पत्नी को विशेष परिवार पेंशन देने का निर्णय लिया है? यदि हां तो मंत्रालय के समक्ष ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें शहीदों के आश्रितों को लाभ पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? अगला सवाल, क्या सरकार के पास ऐसे गंभीर मामलों में समयबद्ध तरीके से ऐसे विवादों को निपटाने के लिए कोई तंत्र मौजूद है? और यदि हां तो क्या सरकार उस तंत्र को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने पर विचार करेगी? जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से आया है और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने जिसका जवाब दिया है। अब जवाब देखिए, ऑनरेरी कैप्टन हरि सिंह परमार की पत्नी ने वर्ष 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी लखनऊ बेंच में केस दर्ज किया था और माननीय एएफटी ने दिनांक 16 जुलाई 2025 को उनके पक्ष में निर्णय दिया है। अगला सवाल का जवाब, विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई डाटा नहीं रखा गया है। और सवाल क्या था ये वाला, यदि हां तो मंत्रालय के समक्ष ऐसे कितने मामले लंबित हैं? इसका कोई भी डाटा मंत्रालय में नहीं रखा गया है, ऐसा जवाब यहां दिया गया है। और अगला जवाब देखिए, ग से लेके घ तक। जी हां, सरकार ने न्यायालय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए एक विस्तृत स्थायी प्रचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की है। तंत्र को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली भी कार्यरत है। जिस जानकारी को 24 जुलाई 2025 को सैनिक पाठशाला आप सबके सामने रख चुका था, उसी जानकारी से जुड़ा हुआ, उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल भारत के संसद में होना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए आप भी गर्व करें कि आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, आप सटीक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 18 महीने का डीएडीआर के एरियर को लेकर सरकार को संसद में घेरा गया। जी हां, तीखे सवाल किए गए हैं। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर के मुद्दे पर सरकार ने अब की बार एक नया आंकड़ा रखा संसद में। जी हां दोस्तों, भारत सरकार अमूमन 18 महीने का डीएडीआर का एरियर पर लगभग गोलमोल जवाब देती है। अब की बार भी लगभग जवाब ऐसा ही है, लेकिन कुछ आंकड़े रखे हैं जिन आंकड़ों से आने वाले समय में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर किस तरीके से इसकी मांग मजबूती पकड़ सकती है उसका आभास मिलता है। तो चलिए अभी अभी जो लोकसभा के अंदर भारत सरकार से पूछा गया सवाल 18 महीने का डीएडीआर के एरियर को लेकर और भारत सरकार से आया हुआ जवाब, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग द्वारा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर के ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। अमूमन भारत सरकार से जब पूछा जाता है
तो सरकार जवाब तो देती है, लेकिन आज के जवाब में, यह आज का अभी का ब्यौरा है, लोकसभा से निकल के आया देखिए, लेकिन इस जवाब में थोड़ा सा कुछ अलग है दोस्तों, जो कि आने वाले समय में कुछ न कुछ आशा की किरण की ओर इशारा करता है। जी हां, चलिए अब सवाल क्या था। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि से जुड़ा हुआ सवाल था, और सवाल किया था आनंद भदौरिया जी ने, और सवाल था क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के कारण लिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है? अगला सवाल बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। अगला सवाल देखिए, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के कारण क्या कारण है जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी, और यदि नहीं तो सरकार 18 महीने के डीएडीआर का बकाया कब तक जारी करेगी? बहुत ही बिल्कुल नुकीले सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल नुकीले सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब जो सरकार ने दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई देती है। जी हाँ, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब क्या दिया है देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। ये तो ठीक है, लेकिन अगला जो पंक्ति है आप देखिए, ख और ग के लिए जो जवाब दिया गया है यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर क्या बताया गया है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के हिसाब से 4.4% हो गया है। दोस्तों ये बेहद अहम जवाब है। यहां पर 2020-21 यानी कि वो समय जब डीएडीआर को फ्रीज किया गया था, उस समय में राजकोषीय घाटा था 9.2%, जो अभी वित्तीय वर्ष 25-26 में कम हो गया है और 4.4% ही रह गया है। कहने का मतलब है आधे से ज्यादा का रिकवरी हो गया है, और इसी तरीके से रिकवरी होता रहा तो आने वाले समय में अगर ये राजकोषीय घाटा और ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय जो अवस्था है वो अगर सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के इस जवाब के बेस पर 18 महीने का डीएडीआर का एरियर के ऊपर कर्मचारियों और पेंशनर्स का दावा और मजबूत होगा, क्योंकि सरकार ने यहां आंकड़ा ये दिया 2020-21 में 9.2% था घाटा, इसलिए डीएडीआर का एरियर को फ्रीज किया गया था, रोका गया था। लेकिन अभी घाटा सुधार होकर के 4.4% ही रह गया है। इस वजह से आने वाले समय में अगर ये घाटा और कम हो जाता है तो डीएडीआर की एरियर की मांग और ज्यादा तेज हो सकती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये भी जायज हो जाएगा कि सरकार अगर घाटे को कम कर पा रही है तो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को भी रिलीज कर पाएगी सरकार। ये मांग तब तक भी फिर से उठता रहेगा। चलिए अगला जो पंक्ति है उसमें जवाब क्या दिया है, वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा, इसलिए डीएडीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया। ये इसमें जवाब दिया गया। लेकिन ये बीच का जो पैराग्राफ है इसमें अहम जवाब है, क्योंकि वित्तीय घाटा जो है, राजकोषीय जो घाटा है वो कम होता जा रहा है, तो ऐसे में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर की मांग भी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं संसद में जब तक इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे भारत सरकार के ऊपर, तब तक 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का मुद्दा कभी खत्म हो नहीं सकता दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर इसी तरीके से वित्तीय घाटा कम होता जाता है तो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी जायज बनेगा। जी हां, इसके ऊपर भी पेंशनर्स या कर्मचारी दावा ठोक पाएंगे कि आज के डेट में खुदा ना खास्ता आने वाले समय में अगर ये वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है तो उस समय में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर
सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास उस समय में यह जवाब नहीं रहेगा कि अभी भी हम घाटे पे हैं। और अगर आप घाटे पे नहीं हैं तो फिर दे दीजिए 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।